नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों तक अपनी बात हो चुकी थी और आज अपन एक और टॉपिक पे बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नया टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको शॉर्ट में अपन बोलते हैं डीपीएसपी, जिनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के पास ऐसे सिद्धांत होते हैं, अगर राज्य चाहे तो इनको लागू कर सकता और अगर राज्य नहीं भी चाहे तो इनको लागू नहीं कर सकता। अगर राज्य के पास उपलब्ध संसाधन, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं तो राज्य डीपीएसपी को लागू कर सकता है। अगर राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है तो राज्य इनको लागू नहीं कर सकता। बात करते हैं अपन इनके बारे में, एक एक अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में लिखी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यानी डीपीएसपी के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य इनको कैसे लागू कर सकता है, तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में लिखा है कि डीपीएसपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। डीपीएसपी का ये मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब ये है कि आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। डीपीएसपी को लेकर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अगर राज्य इनको लागू करे तो वो राज्य की मर्जी, अगर नहीं भी करे तो नहीं करे। इसको लेकर के आप डीपीएसपी के ऊपर जाकर के आप न्यायालय में कोई केस दायर नहीं कर सकते कि राज्य ने हमें यह सुविधा नहीं दी है। अगर राज्य के पास संसाधन है तो राज्य सुविधा देगा, अगर राज्य के पास उपलब्ध संसाधन नहीं है तो राज्य नहीं देगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो न्यायालय में इनको लेकर के शरण नहीं ली जा सकती या न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। देखो क्या होता है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों को लेकर के हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर राज्य मौलिक अधिकार लागू नहीं भी करे तो अपन न्यायालय में जाकर के एक नागरिक है वो मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। लेकिन डीपीएसपी के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। राज्य अगर लागू नहीं करता तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ से पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है। डीपीएसपी की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक। नकारात्मक कैसे होती है? वो इस प्रकार होती है कि एक नागरिक की इच्छा होते हुए भी वो इनको लागू नहीं करवा सकता। नागरिक की इच्छा होते हुए भी वो इनको लागू नहीं करवा सकता। इसलिए डीपीएसपी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नकारात्मक होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 38 के ऊपर। अनुच्छेद 38 में लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसमें केवल और केवल राज्य को निर्देश दिया जा सकता है, राज्य को आदेश नहीं दिया जा सकता। राज्य को निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य को नागरिकों की सुरक्षा के लिए या नागरिकों के अधिकारों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं कि करनी पड़ेगी, दोनों चीजों में अंतर होता है, करनी चाहिए। तो केवल और केवल यहाँ पे जो है राज्य को निर्देश दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है, अगर हम बात यहां से लगाएं तो अपन बोल सकते हैं राम राज्य की स्थापना। कौन से राज्य की स्थापना? राम राज्य की स्थापना। इसका मतलब यह है कि राज्य जो है वो अपने नागरिकों के लिए एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना सुनिश्चित करे। कैसे? सुव्यवस्थित जो समाज है जिसमें मतलब समाज में अपराध है वो कम से कम हो,
अपराध में चोरी डकैती या कम से कम हो, तो सभी नागरिक हैं वो अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। ऐसे राज्य की स्थापना के लिए जो प्रावधान किया गया, स्थापना जो निर्देशित की गई है, वो अनुच्छेद 38 में की गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में लिखा है सम्मान कार्य के लिए, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन की व्यवस्था, सम्मान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन की व्यवस्था, यानी सम्मान कार्य के लिए महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों में कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों में कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं हो, कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं हो। यानी कि एक महिला भी वही कार्य कर रही है और एक पुरुष भी वही कार्य कर रहा है, तो दोनों को उस कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो अपन यहाँ से बात करें, क्या राज्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है? अब आप कहोगे सर नहीं कर रखी, तो मैं आपको बता देता हूँ राज्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। कैसे कर रखी है? अपन बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक सेकंड ग्रेड टीचर है जो पुरुष है और एक सेकंड ग्रेड टीचर जो महिला है। अब इसमें यह तो नहीं है ना कि पुरुष है उसको वेतन ज्यादा दिया जाता है और महिला को वेतन कम दिया जाता है। देखो बात प्राइवेट सेक्टर की अलग है, निजी जो क्षेत्र है प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव होता है। पुरुष को वेतन है वो ज्यादा दिया जाता है, महिला को जो वेतन है वो कम दिया जाता है। लेकिन बात अगर अपन गवर्नमेंट सेक्टर की करें, सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये व्यवस्था अपने यहाँ पे राज्य ने लागू कर रखी है। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। दूसरा इसमें लिखा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यानी ऐसे नागरिक जिनको उचित न्याय नहीं मिल पाता, जिनको विधिक सहायता नहीं मिल पाती, यानी ऐसे गरीब तबके के नागरिक जो अपने स्वयं के खर्चे के ऊपर विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर पाते या वकील नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में राज्य जो होता है या जो सरकार जो होती है, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तो उनके द्वारा नागरिकों को अपनी जो सरकारी वकील है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत करवाई जाती है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना सुनिश्चित करे। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना सुनिश्चित करे। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये व्यवस्था राज्य ने कर रखी है? तो बिल्कुल कर रखी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है, क्या है 73वें और 74वें संविधान संशोधन में? 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था है, 74वां संविधान संशोधन जिसमें नगरीय स्वशासन है। तो पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायतों की जो स्थापना की गई है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में की गई है। तो ये आप याद रखें, अच्छा प्रश्न है यहाँ से बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना निर्देशित की गई है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 40। इसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में लिखा कि राज्य बेरोजगारी, बीमारी व वृद्धावस्था में लोक सहायता
लोक सहायता सुनिश्चित करें, लोक सहायता सुनिश्चित करें। देखो, बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था, इनमें राज्य सहायता प्रदान करे। क्या करे? सहायता प्रदान। तो ये काम राज्य ने कर रखा है। कैसे कर रखा मैं आपको बताऊं। बेरोजगारी के समय राज्य लोक सहायता करता कि नहीं करता? बोले साहब नहीं करता। मैं कहता हूं करता है। महानरेगा योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, जो 2006 में शुरू की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 41 के तहत। बीमारी, निशुल्क दवा योजना, दवा वितरण योजना, निशुल्क दवा वितरण की जाती है ना। सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहां पे निशुल्क में दवाई दी जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो संचालित है वो कौन से अनुच्छेद के तहत संचालित है? अनुच्छेद 41 के तहत संचालित है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 41। आपको याद रखने सारे, सीधा सीधा प्रश्न कभी नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 41 में क्या है। प्रश्न पूछा जा सकता है नरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, किस अनुच्छेद की अनुपालना में संचालित है? तो कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में? 41। राजस्थान में निःशुल्क दवा वितरण योजना किस अनुच्छेद की अनुपालना में संचालित है? 41। वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद की अनुपालना में संचालित है? 41। इसके अलावा स्नातक जो बेरोजगार हैं, जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में दिया जाता है? अनुच्छेद 41 की अनुपालना में दिया जाता है। तो इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले अनुच्छेद के बारे में। अगले अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में देखो क्या प्रावधान किया गया है। टॉपिक बहुत अच्छा है, यहाँ से लगभग प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर वो सेंटर लेवल के एग्जाम हो। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में लिखा है कि राज्य प्रसूति की दशा में लोक सहायता सुनिश्चित करे। प्रसूति की सहायता में लोक सहायता सुनिश्चित करे। प्रसूति की दशा में। अब बोले सर ये तो राज्य ने कर ही नहीं रखा। देखो, राज्य ने व्यवस्थाएं सारी कर रखी, अपने को पता नहीं चलता। इसके तहत क्या होता है कि प्रसूति की स्थिति में एक महिला को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस 104, जो केवल और केवल गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित है। गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में? 42। इसके अलावा किसी भी सरकारी नौकरी में जो होता है, वहां पे एक महिला को प्रसूति की या प्रसव काल में 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मिलता है। 6 महीने का सवैतनिक अवकाश, वो भी कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में? अनुच्छेद 42 के अनुपालना में। और तो और आजकल तो पिता को भी मिलने लगा है 15 दिन का पितृत्व अवकाश। 15 दिन का पितृत्व अवकाश, क्योंकि टाबर ओवर के साथ मार घर लुगाएगा काम करवाड़ो को नहीं, मार लुगाएगा टाबर हो रहे 15 दिन की छुट्टी मारने भी चाहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या है, उसे भी 15 दिन का सवैतनिक पितृत्व अवकाश देती है। तो ये जो सारी चीजें, ये जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में संचालित है? अनुच्छेद 42 की अनुपालना में संचालित है। इसके अलावा तनबेरो या सरकारी हॉस्पिटल के माँ अगर डिलीवरी हो तो सरकार घी भी दे आजकल तो, और
रुपया भी दे, 1400-1500 रुपया भी दे सरकार। तो ये सारी मतलब सुविधाएं हैं जो सरकार ने कर रखी हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 43 में लिखा है कि राज्य लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। लघु और कुटीर उद्योगों को क्या दे? बढ़ावा दे। तो ये व्यवस्था भी राज्य ने कर रखी है। यानी सरकार ने क्या किया, जो भी व्यक्ति निजी क्षेत्र में अपने उद्योग संचालित करना चाहता है, लघु और कुटीर उद्योग जो संचालित करना चाहता है, उन्हें सस्ती दर पे जो लोन है वो उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि एक व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस स्थापित कर सके। फिर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है वो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 में लिखा है एक समान नागरिक सिविल संहिता। एक समान नागरिक सिविल संहिता की व्यवस्था। देखो क्या होती है एक समान नागरिक सिविल संहिता? इसका मतलब होता है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून। क्या भारत में ऐसा है? नहीं है। देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक अपने यहाँ पे होता है हिंदू विवाह अधिनियम, उदाहरण से समझना। एक है मुस्लिम विवाह अधिनियम। दोनों में बहुत फर्क। मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत क्या होता है, सामने लड़की बैठी है, लड़की के सामने लड़का बैठा है, बीच में काजी। वो लड़की से 3 बार पूछता है निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है। अगर छोरी कह दियो कबूल है तो शादी जिसी, अगर छोरी मना कर दियो तो बारात बेरंग लौटती है। कैसी लौटती है? बेरंग लौटती है। तो देखो ऐसा अपने यहाँ ऐसा है क्या? नहीं। अपने यहाँ तो साहब अग्नि को साक्ष्य मान करके 7 जन्म तक साथ निभाने के 7 वचन लिए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे अलग व्यवस्था है, यहाँ पे अलग व्यवस्था है। यहाँ पे तो देखो आजकल तो सरकार ने बंद कर दिया, वरना तलाक भी देना होता तो तलाक 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 3 बार आप बोले काम खत्म। अब वो देखो मामला बहुत तुल पकड़ा था इस मामले ने अभी थोड़े दिनों पहले, कि सोशल मीडिया के जरिए लोग तलाक दे देते हैं। व्हाट्सएप पे 3 बार लिख के भेजा तलाक तलाक दोनों का तलाक, फेसबुक पे 3 लिख के भेज दिया तलाक दोनों का तलाक, इंस्टाग्राम पे भेज दिया। इसके बाद में तो देखो अभी सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। अपने यहाँ जिस प्रकार से 7 जन्मों तक साथ निभाने के जो 7 वचन लिए जाते हैं, उनको कोर्ट के चक्कर लगा लगा करके फिर से उधेड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई बात बनती है, वरना बनती भी नहीं। अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बिना सूचना दिए 12 वर्ष तक घर से बाहर रह जाता है तो दोनों का स्वतः तलाक माना जाता है। आप मान्य जागी अगलो मर जा तो कौन मान्य जा, पता है जान। तो अलग अलग व्यवस्था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बात है हरियाणा की। क्या की है? हरियाणा। एक व्यक्ति था जो विदेश में रहता था। कहाँ रहता था? विदेश में। गौर देश देखना। 14 वर्ष तक घर नहीं आया। कितने वर्ष तक घर नहीं आया? 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक घर नहीं आया तो क्या हुआ, जो विदेश में रह रहा था उसके पिता ने इसकी पत्नी के साथ शादी कर ली। तो बोले गुरु जी पूरी हुई। यानी पिता ने अपनी पुत्र वधू के साथ शादी कर ली, और वेट में इंतजार ही करोगा कद दिन 12 साल हो मेरी कद पाठी ने खेल जचावा। और 14 साल बाद में घर आयो। घर आते ही इसने अपने पिता से पूछा, बोले बापू बा कटे है? बापू बोले बा कौन है? माँ है तेरी माँ। कौन है? माँ है तेरी। छोरो इसने केस किया, दिल्ली हाईकोर्ट में केस चला। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत
कोई भी व्यक्ति अगर बिना सूचना दिए 12 वर्ष तक घर से बाहर रह जाता है तो दोनों का स्वतः तलाक माना जाता है। आपने 14 वर्ष बिता दिए तो अब उक्त महिला को आप अपनी मां के रूप में स्वीकार करें। बहुत बुरी हो बेटा, लुगाई ने मां बना के राखना और घर में छाती के ऊपर, लेकिन क्या करें, अधिनियम ही ऐसा है। समझे ना मेरी बात को? अपने यहाँ ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। दूसरा एक और देखो, मैं एक उदाहरण और बताता हूं। मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक समय में एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक समय में एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। आपने रागर दिखाओ देगा विद को नहीं एक ही 4 घटे हो रखे। तो यहाँ पे क्या होता है, हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे भजनलाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल। भजनलाल की सरकार में इनका बेटा चंदगीराम इनका मंत्री था, और जिस डिपार्टमेंट में ये मंत्री था उस डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी थी, सचिव, उन दोनों के साथ में सेक्रेटरी और मंत्री दोनों का आपस में संबंध प्रेम अफेयर था। प्रेम संबंध था, अफेयर, लव अफेयर चल रहा था। और इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में शादी कर ली। क्या कर ली? शादी। मंत्री की पहली पत्नी ने कोर्ट में केस कर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जब तक आप पहली पत्नी को तलाक नहीं दे देते तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मेरे पति ने गैर कानूनी काम किया है, फंस गया ना अधिनियम में। इसने क्या किया, तुरंत प्रभाव से अपना धर्म परिवर्तन किया। क्या किया? धर्म परिवर्तन। और चंदगीराम से चांद मोहम्मद हो गया। चंदगीराम से क्या हो गया? चांद मोहम्मद। और जी ही चांद मोहम्मद हो कोर्ट इन आदेश कोर्ट में बुलाया गयो, कोर्ट में पेश हो। जज ने पूछा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जब तक आप पहली पत्नी को तलाक नहीं दे देते तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपने ऐसा क्यों किया? इसने अपना धर्म का सर्टिफिकेट पेश किया, बोले साहब मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत एक समय में एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मेरे तो हाल दो ही और लेस्यूं, मेरे तो हाल है दो ही और लेस्यूं। अब बोलो, तो है ना गलत बात? तो ये जो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 44, और अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू होनी चाहिए ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। और ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है गोवा। एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पे एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू है, तो एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? एकमात्र राज्य है गोवा। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले अनुच्छेद के ऊपर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? 45 में। देखो ये बात अपन संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में आपको 3 जगह मिलेगी। कितनी जगह मिलेगी? 3 जगह। अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 51 क में। 3 जगह क्यों मिलेगी? अगर बात करें अपन अनुच्छेद 21 क की, तो अनुच्छेद 21 क के तहत ये एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक बच्चे का क्या है? मौलिक अधिकार है कि एक 6 से 14 वर्ष तक का प्रत्येक बच्चे के पास ये अधिकार है कि वह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। अगर यही बात अनुच्छेद 45 में आ जाती है
तो यह राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। यानी एक राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। तो अपने पढ़ा कि अनुच्छेद अगर 45 में है तो एक राज्य के पास यह नीति निर्देशक तत्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी बात को अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 क में। तो अनुच्छेद 51 क के तहत ये एक अभिभावक का मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि एक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। तो एक ही बात है वो 3 बार रिपीट होती है, एक मूल अधिकार में, तो एक बच्चे का मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में होता है तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और मौलिक कर्तव्य में होता है तो अभिभावक का मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले अनुच्छेद के ऊपर। अगला अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के ऊपर बात करते हैं कि अनुच्छेद 46 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 46 में बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। किन के लिए व्यवस्था की गई है? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए। तो अगला अनुच्छेद आता है 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान। यानी अनुच्छेद 46 के तहत राज्य द्वारा अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं इनके लिए यहाँ पे संचालित की गई हैं। जैसे देवनारायण स्कूटी योजना, उच्च शिक्षा से लड़कियों को जोड़ने के लिए देवनारायण स्कूटी योजना का जो वितरण किया जाता है वो इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लिखा कि राज्य यथासंभव मादक द्रव्यों पर रोक लगाए। मादक द्रव्यों पर रोक लगाए तथा पोषाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यथासंभव मादक द्रव्यों पर रोक, यानी मादक द्रव्यों के बारे में अगर हम बात करें तो शराब है, बीड़ी है, गुटखा है, सिगरेट है, इन सब के ऊपर रोक लगाने का प्रावधान जो किया गया वो कौन से अनुच्छेद में? 47 में। इसके अलावा पोषाहार की व्यवस्था, देखो सरकारी जो विद्यालय वहाँ पे 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील जो योजना है, यानी कि जो वहाँ पे उनको भोजन दिया जाता है, आजकल दूध का वितरण किया जाता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार वितरण किया जाता है यूनिसेफ की तरफ से, तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था की गई है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 47 के अनुपालना में की गई है। मादक द्रव्य पे रोक के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात है, बिहार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे जो शराबबंदी की गई है पूर्णतः वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 47 के तहत। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अपने यहाँ भी जो सार्वजनिक जो स्थल है जैसे विद्यालय है, इसके अलावा हॉस्पिटल है, इनकी 100 मीटर की परिधि की दूरी में जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि पर बेचना जो प्रतिबंधित है वो कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 47 के तहत। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है कि राज्य नस्ल सुधार का प्रयास करे। नस्ल सुधार का प्रयास करे तथा पशुवध पर रोक लगाए। पशुवध पर रोक लगाए। सीधा सीधा अगर बात करें तो इसमें लिखा है गौ हत्या निषेध। गौ हत्या निषेध। देखो इसमें लिखा है कि राज्य नस्ल सुधार का प्रयास करे। वर्तमान में देखो नए नए जो करके
प्रयोग करके जो पशुओं में और इसके अलावा फसलों में जो नस्ल सुधार का प्रयास किया जा रहा है, अनेक प्रकार की जो संकर फसलें उत्पादित की जा रही हैं, ये कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में? 48। इसके अलावा राज्य पशुवध पर रोक लगाए, यानी गो हत्या निषेध। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत गो हत्या निषेध है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 48। यानी राज्य को साफ साफ निर्देशित किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि पशुओं की हत्या है, पशुओं का वध वो कम से कम हो। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में लिखा है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण प्रदान करे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को राज्य क्या प्रदान करे? संरक्षण। तो इसके तहत आपको बताऊं, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इनको राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है। जैसे बात करें अपन ताजमहल के बारे में, किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। किसने बनवाया था ताजमहल? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। देखो, ताजमहल के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ इतिहास में चलते हैं, बताएंगे स्मारक का सुरक्षित किस प्रकार किया गया है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। प्यार की अद्भुत निशानी मानी जाती है ताजमहल। क्या मानी जाती है? प्यार की अद्भुत निशानी मानी जाती है। थे भी बना दो कह रहे हैं गुरुजी, बना तो दिया कोई मार पर मरे ही को नहीं। क्या कर दिया? बना तो दिया कोई मार पर मरे ही को नहीं। देखो, एक शायरी में आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत अच्छी शायरी लिखी है कि गुल को गुलाब बना देते, गुलाब को कमल बना देते, गुल को गुलाब बना देते, गुलाब को कमल बना देते, आपकी एक अदा पर कई गजल बना देते, ये तो आप हम पर मरती नहीं वरना हम आपके घर के सामने ताजमहल बना देते। सही है ना? ये तो आप हम पे मरती नहीं वरना हम आपके घर के सामने क्या बना देते? ताजमहल बना देते। तो बात करें अपन यहां से ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल वर्तमान में जो अपनी आभा यानी अपनी जो चमक खो रहा है, यानी जो सफेद संगमरमर से बनी हुई जो इमारत है ताजमहल, जो प्यार की अनुपम निशानी मानी जाती है अपने यहाँ पे, तो इसकी चमक है जो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। तो इसको वर्तमान में सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी थोड़े दिनों पहले मोदी जी है वो केदारनाथ गए थे। कहाँ गए थे? केदारनाथ। और उन्होंने वहां जाकर के घोषणा की थी कि जो वहां का जो शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग क्या है, जिस पानी से उस शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है, तो उससे वो अपनी चमक खो रहा है। इसलिए वहां के शिवलिंग का जो अभिषेक है वो अब मिनरल वाटर से किया जाएगा। कौन से वाटर से? मिनरल वाटर से किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं वो किसके तहत उठाए जाते हैं? अनुच्छेद 49 के तहत। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो अपनी मतलब अभी अपना जो महत्व धीरे धीरे खो रहे हैं, तो उनको वापिस से संरक्षित करने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनुच्छेद 50। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 50 में लिखा गया कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में लिखा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग रखा जाए। कैसे रखा जाए? देखो, मैं एक उदाहरण के जरिए आपको यहां समझा देता हूं थोड़ा सा। अभी देखो क्या हुआ था, मोदी सरकार ने एक 99वें संविधान संशोधन के तहत मोदी सरकार ने क्या किया था, कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके और एक आयोग का गठन किया था, जेएसी, जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया था। कौन से आयोग का गठन किया था? जेएसी, जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा आयोग? न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई की जो नियुक्ति है उसमें क्या किया जाएगा, उसके लिए एक आयोग का गठन किया और इस आयोग में 6 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 6 सदस्य। 3 सदस्य कार्यपालिका से और 3 सदस्य न्यायपालिका से। अब कार्यपालिका से जो 3 सदस्य होने थे उनमें एक स्वयं प्रधानमंत्री, एक तो कौन? स्वयं प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता। तो 3 लोग कार्यपालिका से आएंगे, 3 लोग न्यायपालिका से। न्यायपालिका से कौन? एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, व 2 अन्य न्यायाधीश। तो ये लोग इस आयोग में शामिल होंगे और ये आयोग है वो अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब मेरे को बताइए, 6 व्यक्ति मिलकर के वोट डालेंगे तो प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये तो एक ही तो आदमी है भाई। प्रधानमंत्री और कानून मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, हालांकि है विपक्ष का नेता लेकिन है तो सरकार का ही आदमी। तो 50% यानी सीधा सीधा इंटरफेयर या अपन कहे हस्तक्षेप न्यायपालिका के कार्य में किसका हो गया? कार्यपालिका का हो गया। किसका हो गया? कार्यपालिका का। और अगर न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है तो न्यायपालिका वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकती, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकती। तो इस आयोग के आने के बाद में 97वें संविधान संशोधन के तहत इस आयोग का गठन किया गया। 99वें संविधान संशोधन के तहत, 99वां संविधान संशोधन के तहत इस आयोग का गठन किया गया। और जैसे ही आयोग का गठन किया गया तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की रक्षार्थ अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अधिनियम, जिसे संविधान संशोधन नियम के तहत जो आयोग का गठन आपने किया है, यह आयोग जो है असंवैधानिक है, अवैध है। अवैध क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में साफ साफ लिखा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। अतः अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय इसे निरस्त करता है और वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 51 और अंतिम अनुच्छेद अपना अनुच्छेद 51 के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 51 में लिखा है विदेश नीति के संबंध में संरक्षण। विदेश नीति के संबंध में संरक्षण यानी इसमें लिखा है कि एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, विदेश नीति का निर्धारण है वो किस प्रकार होना चाहिए, और विदेश नीति को लेकर के या अपन ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जो निर्देश दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 में। तो ये था अपना एक और टॉपिक जिसका नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनमें अपन ने बात किया। इसका निर्धारण था अनुच्छेद 36 से 51 तक, एक एक अनुच्छेद के ऊपर अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। धन्यवाद।